अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। तो बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ द रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें जो है वो थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए, कुछ एंजाइम्स का पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इट वाज गिवन बाय 1913 एल्विन चारग्राफ। और इसकी जो थी वो बेस पेयरिंग जो होती है वो ए जो एडिनाइन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और उसके बाद जो थे 1950 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो था वो एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से प्रूव किया था कि डीएनए में जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। बेसिस की हमने बात कर ली, एडिनाइन गुआनिन साइटोसिन थायमिन प्यूरिन होती हैं, पायरीमिडीन्स होती हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो बात आ जाती है पॉलीमरेज की। तो पॉलीमरेज होता है वो हमारा बेसिकली रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पॉलीमरेज को अटैच होने के लिए एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत होती है जिसपे कई प्राइमर मौजूद हो जहाँ पे अटैच करके रेप्लिकेशन स्टार्ट करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि पॉलीमरेज को हमेशा हमें जो है वो 3 एंड चाहिए होता है जहाँ पे कि वो अटैच करेगा, ये 3 हाइड्रोक्सिल एंड चाहिए होता है। और इसकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो हमारा जो है न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। और जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसके कुछ काम है कि वो प्राइमर को मूव कराते हैं आफ्टर एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड, और वो ओकस है कि फ्रेगमेंट्स के दरमियान जो गैप होता है उसको फिल करता है और हमारा डीएनए रिपेयर प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर हमारी न्यूक्लियसिस की बात आ जाती है। न्यूक्लियसिस बेसिकली जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। इनकी 2 टाइप्स होती है न्यूक्लियसिस की। एंडो न्यूक्लियस हो सकता है जो कि अंदर की तरफ से कट करता है, और एक्सियो न्यूक्लियस हो सकता है जो बाहर की तरफ से कट करता है। और फिर दोबारा एक्सो न्यूक्लियस की हमारी 2 टाइप्स होती हैं। 3 एक्सो न्यूक्लियस जो कि 3 साइड से कट करना स्टार्ट करेगा डीएनए की, और 5 एक्सो न्यूक्लियस जो कि 5 साइड से कट करना स्टार्ट करेगा। ये भी हमें बताना चाहिए कि जो डीएनए की चेन होती है वो एंटी पैरेलल जो है उसकी कन्फिग्रेशन होती है, यानी एक एंड ये अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये इसकी एंटी पैरेलल जो है वो कन्फिग्रेशन है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें जो है एक माइनर ग्रूव है, यानी जो उसके टर्न्स आ रहे हैं। एक मेजर ग्रूव है, बड़ा वाला टर्न मेजर ग्रूव है, छोटा वाला टर्न माइनर ग्रूव है जिसका जो डायमीटर है 1.2 नैनोमीटर है। तो इसके अलावा हमें 2 एंजाइम्स का पता होना चाहिए, एक काइनेज और एक राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। जो राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज होता है वो हमारा आरएनए में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देता है रिडक्टेज, और फिर वो इस तरह से डीएनए बन जाता है। ऑन दी अदर हैंड हमारा जो काइनेज होता है वो एडीपी में फॉस्फेट ऐड करता है जिसके नतीजे में वो एटीपी बन जाती है, ट्राईफॉस्फेट। तो इस तरीके से हमारा जो है वो एटीपी यानी ट्राईफॉस्फेट बन जाती है। यानी काइनेज का काम बेसिकली फॉस्फेट ऐड करना है और रिडक्टेज का काम जो हाइड्रोक्सिल को रिमूव करना है। उसके अलावा कुछ हमारी एक्सेसरी प्रोटीन्स होती हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में। हमारी तकरीबन 10 एक्सेसरी प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज के साथ ही मूव करती हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। और एक्सेसरी प्रोटीन्स में जो 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारा आता है क्लैंप और एक आता है लोडर। ये 2 अलग चीज़ें हैं। एक क्लैंप है, क्लैंप क्या करता है कि वो हमें जो पॉलीमरेज जब आगे जुड़ जाता है उसको उतरने से जो है वो प्रिवेंट करता है। ऑन दी अदर हैंड लोडर जो होता है, क्लैंप लोडर जो होता है वो हमारा ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट वो क्या करता है कि बार बार जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को उतारता है और बार बार उसको फिक्स करता है, पीरियोडिकली ऑन एंड ऑफ करता है, यानी पीरियोडिकली उसको उतारता है, पीरियोडिकली जोड़ता है, जिसके नतीजे में हमारे ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेलिकेज की। हेलिकेज हमें पता है कि उसकी अनवाइंडिंग एक्टिविटी होती है। रेप्लिकेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक डीएनए अनवाइंड ना हो जाए। ये डीएनए जीएनएच है, ये हम जो है वो आफ्टर थोड़ा सा हम रेप्लिकेशन की तरफ आते हैं फिर हम ये डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन फॉक है, ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारा डीएनए अनवाइंड होगा। एसएसबी यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, यहाँ से हमारा जो है वो ये प्रिवेंट करती हैं आफ्टर द डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाता है तो उसे दोबारा वाइंड होने से प्रिवेंट करती हैं। और हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन का भी यही फंक्शन है। और हमारा जो है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन जो हमारा सर्कुलर क्रोमोसोम बनता है वो इतना लंबा होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कॉइल कर देता है, जिसके नतीजे में हमारी सुपर कॉइल बन जाती है और हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं टोपो आइसोमेरेस से जो इस सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं। ये आप लोग डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। आरएनए में कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि डीएनए में जो है वो हमारा जो एंजाइम था राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज ने आकर कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोक्सिल हटा दिया, जिसके नतीजे में वो डीऑक्सीराइबोस बन गया है।
हमने जो बेसिकली अभी डिस्कस करा है वो हमारी ई कोलाई में जो है वो हमारी रेप्लिकेशन है। इसमें हमें 3 बातें ये पता होनी चाहिए, डीएनए ए, बी और सी और उनके फंक्शन। तो डीएनए ए जो है वो हमारी इनिशिएटेड प्रोटीन के तौर पर एक्ट करती है। डीएनए बी जो है वो हेलिकेज एक्टिविटी यानी उसकी अनवाइंडिंग एक्टिविटी होती है। और डीएनए सी जो है वो डीएनए बी को रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में लौटा देती है। तो ये हमारी एक स्कीमेटिक से डायग्राम है जिससे हमारा रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारी जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, सॉरी ये एंटी पैरेलल है 5 to 3 फोकस, और ये 3 से 5 ये हमारी जो है वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। अब होता क्या है कि जब हमारा ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ से जो है हमारा डीएनए खुला है, हेलिकेज ने से खोला है और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इसको दोबारा बाइंड करने से प्रिवेंट करेंगी। और ये खुलने के बाद हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आके जुड़ गया। जो फॉर्क की तरफ जा रहा है स्ट्रैंड उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड करते हैं, जो अवे जा रहा है उसे लैगिंग स्ट्रैंड करते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसमें जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 उसे जो है वो रेप्लिकेट करवाता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड को हमारा जो है ये आप देख रहे हैं प्राइमेज जो है वो रेप्लिकेट करवा रहा है। इसके बाद ये होता जाएगा 5 to 3 डायरेक्शन में होता जा रहा है, ये भी इस तरफ से होता जा रहा है। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बन रही हैं। अब यहाँ पे हमने जो वहाँ पे हमने छोड़े थे डीएनए जी और डीएनए एच, तो इस पर हमने बात ये याद रखनी है कि ये हमारे ई कोलाई में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। तो इन हर ओकाज़की फ्रेगमेंट को जो है वो रेप्लिकेट होने के लिए, यहाँ से रेप्लिकेट होने के लिए एक अलग प्राइमर की ज़रूरत है। यानी इतना ओकाज़की फ्रेगमेंट बन गया, आगे गैप आया, अब इसको बनने के लिए एक और प्राइमर की ज़रूरत है। तो डीएनए जो जी होते हैं जिसे हम गायरेज भी कहते हैं, ये जो है हमें अलग अलग प्राइमर जो है वो प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो होता है हमारा डीएनए एच, वो क्या करता है, वो बेसिकली कि जब ये सारे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं उनको आपस में जोड़ने का किरदार अदा करता है। ये फोकस ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जब ये सारे बन जाएंगे तो डीएनए एच आके इनको जो है वापस में अटैच आउट कर देगा। तो ये आपने देख लिया कि आरएनए पॉलीमरेज लीडिंग स्ट्रैंड पे रेप्लिकेट कर रहा है, प्राइमेज जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करवा रहा है। डीएनए जी को देख लिया हमने, डीएनए एच को देख लिया, और इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। एंड पे जो है वो हमारा ऑब्वियसली लाइगेस आया, और लाइगेस ने आकर हमारा जो सारा जो न्यू स्ट्रैंड है उसको दोबारा जो था वो मैशअप करके एक नया जो है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड बना दिया। अब इसमें जब भी हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक होती है हमारी इनिशिएशन, एक होती है इलोंगेशन और एक होती है टर्मिनेशन। ओआरआईसी के अंदर ही हमारे जो होते हैं वो 9 बेसिस जो होते हैं प्रेजेंट होती हैं। ओआरआईसी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसे हम डीएनए बॉक्सेस कहते हैं। आप इसकी डायग्राम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले 80 रीजन है, ये बहुत ही ईजियर टू मेल्ट, यानी इसको अनमेल्ट करना बहुत आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होती है। और ये बेसिकली 13 मर्स इसका जो है वो साइज़ होता है। ओके, तो लास्ट पॉइंट हो गया। अब हमें सबसे पहले पता लग गया कि जो डीएनए पहले अनबाइंड हो गया, फिर आगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने उनको दोबारा बाइंड होने से रोक दिया, पॉलीमरेज आ गया, प्राइमेज आ गया, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बन गए और लाइगेस ने आके उन सबको जोड़ दिया। अब हमें पता है डीएनए सर्कुलर स्ट्रैंड होता है। हमने सुपर कॉइलिंग के बारे में पढ़ लिया कि वो सर्कुलर स्ट्रैंड इतना बड़ा होता है वो सुपर कॉइल बना देता है, लेकिन वो फिर हमारे जो टोपोआइसोमरेज़ हैं वो सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर देते हैं। अब हमने टर्मिनेशन पढ़ी है, सबसे जो है वो इसको ईजी और ईजी भी कह लें, मुश्किल भी कह लें, दोनों एक साथ। तो अब ये देखें, ये 2 डीएनए स्ट्रैंड जो है एक टाइम पे रेप्लिकेट हो रहे हैं। यानी वो पहले आपने जैसे ऊपर देखा था कि एक स्ट्रैंड था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो खुला था और फिर दोनों स्ट्रैंड अलग अलग रेप्लिकेट हो रहे थे, यानी 2 डबल स्ट्रैंड बन रहे थे। अब होता क्या है आपको पता है, डीएनए जो है सर्कुलर उसमें होता है क्रोमोसोम बैक्टीरिया में, तो इस तरह से हमारी रेप्लिकेशन हो रही थी। अब हुआ क्या, इसमें दरअसल टर्मिनेशन की 2 साइड्स होती हैं, टर ए और टर बी। जो टर ए होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉलीमरेज को मूव करने देता है, और टर बी जो होता है वो हमारी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉलीमरेज को मूव करने देता है। तो अब इसकी इतनी स्पेसिफिसिटी होगी तो अब क्या हो रहा है कि दोनों स्ट्रैंड जब रेप्लिकेट हो रही हैं, अब ये देखें पॉलीमरेज आया, टर ए ने उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने दिया, वो मूव कर दिया। रेप्लिकेशन, मेरे स्केल को फॉलो कीजिएगा, रेप्लिकेशन होती गई, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आ गया। अब ये टर बी है, इसने सिर्फ जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करानी है, डीएनए पॉलीमरेज को मूव करने देना, इसलिए अब ये जो स्ट्रैंड है ये इधर आके रुक गया, अब ये मज़ीद आगे नहीं जा सकता। इसी तरह हमारा जो इसमें से जो क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन हो रही थी एक स्ट्रैंड की, वो यूं यूं होती गई, इधर जाता गया, ओआरआईसी से इधर आ गया,
तो टर ए भी जो था वो हमारा सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अलो कर रहा था, तो ये इसलिए ये वाला स्टैंड जो होगा ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से मूव नहीं करेगा, तो ये यहाँ स्टॉप हो गया और ये यहाँ स्टॉप हो गया, तो ये दोनों यहाँ स्टॉप हो गए। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो थी वो टर्मिनेट होगी, जितना डीएनए बना था वो जो था सेपरेट आउट हो गया। सो इस तरह से जो थी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। सो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसमें डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, इनिशिएशन की वो जो हमने ऊपर देखी थी और ये टर्मिनेशन की। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे। एक बात यहाँ पे सॉरी रह गई, ये जो एफ एल है ये दरअसल मूवमेंट को शो कर रही है। एफ एल वो फॉर्क है जो कि लेफ़्ट की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और एफ आर वो फॉर्क है जो कि राइट की तरफ हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करे। तो ये वही पॉलीमरेज की जो है वो डायरेक्शन शो करा रहे हैं, फोर्क रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन शो करा है, तो इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।